वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूजीसी नेट का जो शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसकी हम ऑलरेडी 6 वीडियो में 75 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस क्वेश्चन पेपर की 7th वीडियो डिस्कस करेंगे। इसमें हम बचे हुए 15 क्वेश्चन हमारे रह गए थे, उसको सॉल्व कर देंगे। इससे पहले भी हमने यूजीसी नेट का 2023 का जो शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर को भी वीडियोस में सॉल्व किया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल के ऊपर आपको हर एक क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको मेरे क्वेश्चन समझ आते हैं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। अकॉर्डिंग टू IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, IMF जो है हमारा, वो जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है, तो उन्होंने कहा है अरेंज द एस्टिमेटेड रियल GDP ग्रोथ रेट। अब जो है ये क्या करता है, ग्रोथ रेट के बारे में जो है प्रिडिक्शन करता है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 2021 के अकॉर्डिंग, 2021 के अकॉर्डिंग जो GDP की रियल ग्रोथ रेट है, उसको आपको अरेंज करना है। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले उस कंट्री की ग्रोथ रेट आएगी जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट बताई गई है। अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की, तो इन्होंने USA की जो रियल ग्रोथ रेट है उसकी जो प्रिडिक्शन है वो 6% की है। जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी की जो प्रिडिक्शन की गई है वो 3.1% की गई है। और यूनाइटेड स्टेट जो UK की जो प्रिडिक्शन की गई है कि UK जो है 2021 में रियल ग्रोथ रेट जो UK की रहेगी वो रहेगी 6.8% रहेगी। अगर हम चाइना की बात करें, चाइना की 8% बताई गई थी। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की कितनी बताई गई थी? 9.5% बताई गई थी। अब आपको क्या करना है? अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा पहले क्या आएगा? E आएगा, उसके बाद D, उसके बाद C, उसके बाद A एंड उसके बाद B। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाटा भी दिखा देती हूँ। देखिए ये क्या है, लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ के बारे में जो उसका प्रिडिक्शन होता है 2020 का भी है, 21 का भी है, 22 का भी है। अब देखिए, अब जो हमने क्वेश्चन सोल्व किया, यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट के बारे में क्या बोला गया था? 6% ग्रोथ रेट। अभी हमने की जर्मनी की ग्रोथ रेट कितनी बताई गई थी? 3.1% ग्रोथ रेट बोली गई थी। UK अभी हमने किया, UK की ग्रोथ रेट कितनी बताई है इन्होंने? 6.8% बताई है। तो ये वाला जो डाटा है ये मैंने आपको बता दिया कि इसका सोर्स जो है वो क्या है। चाइना की देखिए 8% दी गई है, इंडिया की क्या दी गई? 9.5%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अरेंज द नोबल लिटरेट इन इकोनॉमिक्स एज पर देयर ईयर ऑफ रिसीविंग अवार्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कि इकोनॉमिक्स में जो नोबल प्राइज मिले हैं उनको जो नोबल प्राइज मिले हैं डिफरेंट इकोनॉमिस्ट को, इनको जो नोबल प्राइज मिले उनके ईयर को डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? आपको अरेंज करना है। ठीक है। अगर हम बात करें अमर्त्य सेन की, अमर्त्य सेन को कब मिला था? 1998 में, 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन के लिए। पॉल क्रूगमैन की अगर हम बात करें, पॉल क्रूगमैन को 2008 के अंदर, कहा 2008 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। किसके लिए? न्यू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एंड जॉन स्टोबिन की अगर हम बात करें, जॉन स्टोबिन जो है, जो इनको भी नोबेल प्राइज मिला था, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1981 में। कब मिला था? 1981 में, 1981 के अंदर मिला था। और अगर हम बात करें फ्रेडरिक हयाक की, हयाक ने ओवर इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, तो इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। इनको 1974 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया था। मिल्टन फ्रीडमैन की बात करें तो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में काम करने के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इनको जो नोबेल प्राइज मिला था 1976 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। अब आपको क्या करना है? जो इकोनॉमिक्स सबसे लास्ट में आए हैं उनको पहले लिखना है। पहले 2008 आएगा, ऑप्शन नंबर B के साथ आपको जाना पड़ेगा। अब आप क्वेश्चन को देखिए कि ऑप्शन नंबर B ये सिर्फ आपको किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दिया गया।
BACED, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी है कि हमें अरेंज करना है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेस ऑफ ईयर स्टार्टिंग द स्कीम। अभी ये स्कीम्स कब आई, इन स्कीम्स के ईयर को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें जल जीवन मिशन की, तो जल जीवन मिशन कब आया, जल जीवन मिशन जो है 15 अगस्त को आया था, 15 अगस्त 2019 को, ठीक है, 2019 को इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई। स्वच्छ भारत मिशन की अगर हम बात करें तो ये 2 अक्टूबर को हुई थी इसकी शुरुआत, और कब हुई थी, 2014 के अंदर हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है ग्रामीण, इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है इस योजना की 2015 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद है प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है 2000 में आई थी, ठीक है, सन 2000 के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है वो आई थी। इसके बाद बात करें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर हम बात करें तो ये जुलाई 2015 में आई थी। अब आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जो सबसे आखिरी में आई थी उसको पहले लिखना है। तो आखिरी में जो आई थी वो ये थी जल जीवन मिशन, सबसे लास्ट में आया है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये क्या था, हमारी जो आंसर शीट थी उसके अकॉर्डिंग इसको ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि ये इसके जो ऑप्शंस हैं जितने भी वो सभी क्या दिए गए थे, गलत दिए गए थे। मैंने आपको इनका ईयर बता दिया, उसके बाद आपको अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अब है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ फंड एलोकेशन बजट 2022-23। तो अब क्या हुआ था 2022-23 में, अभी ये बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कितना पैसा दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितना ज़्यादा दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर उसको कितना दिया गया, रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को कितना दिया गया, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उसको कितना दिया गया। अब आपको इतने ज़्यादा नंबर्स जैसे याद नहीं रहेंगे, अभी जब हम क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं अभी तो हम डाटा याद कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होता है कि हम इन डाटा को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। तो हमें जो है कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करना पड़ेगा। जैसे हमने जब बजट पढ़ा था तो उसमें हमने सबसे पहली जो बात पढ़ी थी कि इस बार सबसे ज़्यादा जो बजट का जो एलोकेशन हुआ था किस सेक्टर को हुआ था, डिफेंस को। तो आपको क्या याद करना है कि आपको जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें आपको नंबर्स भले याद ना हो, आपको ये याद रहे कि सबसे ज़्यादा हमने पहले डिफेंस को दिया था, उसके बाद दूसरे नंबर पर किसको दिया था एंड तीसरे पे किसको दिया था। तो उस हिसाब से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इतना नंबरिक जो डाटा होता है इतना बड़ा, वो लर्न करना इतना ईजी नहीं होता। लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें पता है सबसे ज़्यादा जो है डिफेंस सेक्टर को जो है बजट में एलोकेशन दी गई थी। तो इस क्वेश्चन की भी देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सबसे ज़्यादा है, रूरल डेवलपमेंट में भी देखो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में कितना पैसा एलोकेट किया गया था, 138,203 करोड़ जो है ये किसको दिया गया था, रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया गया था। अगर बात करें रेलवे का भी डाटा हमारे पास है। अब आप देखिए रेलवे का भी आपके पास, और आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को 199,107.71 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे। तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया आप उस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रिवेन्यू एज पर द शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू टोटल रेवेन्यू इन यूनियन बजट 2022 एंड 23। क्या करना है, अब जो गवर्नमेंट को क्या होती है 2022-23 का जो बजट है, अब सरकार को जो कुल राजस्व हुआ उसमें किसका कितना योगदान था, मतलब गवर्नमेंट को कहाँ से कितना पैसा मिला। अगर हम बात करें 2022-23 के बजट में, तो उसमें से अगर मान लो आपके 100 पैसा है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो 100 पैसा है गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू, अगर गवर्नमेंट को 100 पैसे मिलते हैं, इनकम होती है, तो 100 पैसे में से किस सेक्टर में से क्या कितना कितना आता है। अगर गवर्नमेंट की इनकम 100 पैसे है तो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें कस्टम ड्यूटी जो होती है ना, कस्टम ड्यूटी से गवर्नमेंट को 7 पैसे के आसपास जो है रेवेन्यू इनकम होती है। अगर बात करें हम इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स से जो गवर्नमेंट को इनकम होती है वो कितनी होती है, गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी से 5 पैसे की, कस्टम ड्यूटी से गवर्नमेंट को 5 पैसे की इनकम होती है।
इनकम टैक्स जो है गवर्नमेंट को 15 पैसे की इनकम देता है। जीएसटी का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जीएसटी से 16 पैसे की इनकम होती है। और यूनियन एक्साइज ड्यूटी, जो यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, इससे गवर्नमेंट को 7 पैसे की इनकम होती है। और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, इससे गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है वो है 2 पैसे की। अब आपको क्या करना है, 22-23 के अकॉर्डिंग हमने आपको बता तो दिया, आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा हमारा जीएसटी का है, तो जीएसटी आपका फर्स्ट नंबर पर आएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका इनकम टैक्स आएगा, सी के बाद आपका बी आएगा, फिर इनकम टैक्स हो गया। फिर उसके बाद आपने देखना है कि कौन सा आपका ज़्यादा है, उसके बाद आपका यूनियन एक्साइज ड्यूटी डी। देखिए सी बी डी ए ई, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अकॉर्डिंग टू CMI डाटा, जो कि मंथली डाटा रिलीज करती है कि अनएम्प्लॉयमेंट का, ठीक है, हर एक स्टेट से रिलेटेड। तो ये बोला गया है कि सितंबर 2022 में जो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है इन स्टेट्स का, आपको अरेंज करना है। कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है इस डाटा को, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ थी, उसके बाद कहाँ थी। अगर हम डाटा की बात करें तो हरियाणा का जो 2 सितंबर में अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है CSIE डाटा के अकॉर्डिंग वो कितना है 22.9%, ठीक है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का जो डाटा है वो है 23.2%। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की है 12.2%। अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड का जो है 23.9%, ठीक है। अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा का जो डाटा है वो है 17%। अब आपको किस में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है 23.9, ये कहाँ पर है, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 झारखंड के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कहाँ आएगा राजस्थान, उसके बाद हरियाणा। तो डी से शुरुआत होते होते आपको करना है, क्या करना है, अरेंज करना है। इसके बाद अरेंज करना आसान हो जाएगा, तो आपको इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है अरेंज द स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट। नीति आयोग की 2001 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, जो सबसे ज़्यादा पुअर स्टेट्स हैं, उनको आपको किस में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो अगर हम बात करें इन जो नीति आयोग जो रिपोर्ट रिलीज करता है उसमें परसेंटेज देता है वो एक, ठीक है, कि कौन कितने परसेंट वहाँ पुअर पीपल है या कितना परसेंटेज ऑफ पुअर जो है वहाँ पर लोग रहते हैं। तो अगर हम बात करें तो पंजाब को दिया गया जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो परसेंटेज है 2021 के अकॉर्डिंग वो है 5.59%। केरला की अगर हम बात करें, केरला का 0.71%। सिक्किम की अगर हम बात करें तो 3.82%। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में जो पॉवर्टी का जो परसेंटेज है वो कितना है 3.76%। अगर हम बात करें किसका, तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का जो परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें तो 89। अब आपको मंथली डायमेंशनल जो है सबसे कम पॉवर्टी देखिए आप कहाँ पर है, सबसे कम पॉवर्टी किसके अंदर है, केरल के अंदर है। तो सबसे पहले क्या आएगा, केरल आएगा, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कम पॉवर्टी कहाँ पर है, उसके बाद कम पॉवर्टी जो है सिक्किम के अंदर है, सिक्किम, बी के बाद आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केरल के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे कम पॉवर्टी कहाँ पर है, केरल के में। और उसके बाद जो पॉवर्टी जहाँ पर कम है वो कहाँ पर है, गोवा के अंदर, सॉरी। तो आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस को अरेंज कर देना है और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा। एक बार क्या करना है, इस क्वेश्चन को थोड़ा वेरीफाई करना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे परसेंटेज का जो डाटा है उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है, क्योंकि सबसे पहले अगर आपका केरल आता है तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद आपका डी होना चाहिए, डी मतलब तमिलनाडु, सबसे कम पॉवर्टी जो है। लेकिन मेरे को लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं परसेंटेज में मिस्टेक है, तो आप क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग पॉलिसी रेट ऑफ द RBI इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करनी है 2000, ये कब का डाटा बताना है आपको, 31/12/2022 में
जो रेपो रेट का परसेंटेज कितना था, बैंक रेट कितनी थी, CRR कितनी थी, SLR कितनी थी। अगर हम बात करें SLR की, तो SLR का परसेंटेज जो था 18% था, ठीक है, SLR। और अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट की, तो रिवर्स रेपो रेट कितनी थी, रिवर्स रेपो रेट जो आपकी थी वो थी 3.35%। अगर हम बात करें CRR की, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो कितना था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कैश रिजर्व रेशो कितना था परसेंटेज आपका 4.5%, ठीक है। और उसके बाद SLR का जो रेशो था वो आपका 18% था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बैंक रेट की, तो बैंक रेट जो थी आपकी 6.7% थी, क्या थी, 6.7% थी। और उसके बाद अगर हम बात करें मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, नहीं यहाँ पर मार्जिन रेपो रेट की बात करें अगर हम, रेपो रेट जो थी आपकी वो कितनी थी, रेपो रेट जो थी आपकी 6.5% जो थी वो थी, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट की अगर हम बात करें वो था 3.35% जो थी आपकी रिवर्स रेपो रेट थी। अब आपको बस कुछ नहीं करना, इस डाटा को अरेंज कर देना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो सबसे बड़ा है पहले वो आएगा, उसके बाद छोटा। तो SLR से शुरू होने के बाद आपको अरेंज कर देना है, बाकी आप कर सकते हो अरेंज। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ फर्स्ट अकरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट। इनके ईयर के स्टैब्लिशमेंट मतलब कब आई, ये वाली जो थ्योरीज हैं इनके ईयर के अकॉर्डिंग जो सबसे पुरानी से लेके सबसे नए वाली तक हमें जाना है। तो हमें पहले पता होना चाहिए लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी कब आई, 1936 में आई। जो मल्टीप्लायर का RF खान का कॉन्सेप्ट था ये मेरे ख्याल से 1931 के अंदर आया है। डिवीजन ऑफ लेबर एडम स्मिथ ने दिया है तो 1776 में है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट 1911 में इरविंग फिशर ने दिया था सबसे पहले, ठीक है। ग्रेट डिप्रेशन आप लोगों को पता है 1929 में आया। तो आपको अरेंज करते हुए चलना है। तो सबसे पहले आपका सबसे पुराना क्या है, एडम स्मिथ की थ्योरी, तो पहले आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। उसके बाद आपका क्या आएगा, एडम स्मिथ के बाद आपका आएगा 1911 में क्या आएगा D, ठीक है। आपको क्या अकरेंस इन ऑर्डर अकरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम ओल्डेस्ट, ठीक है। आपको फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका ग्रेट डिप्रेशन हुआ, फिर उसके बाद आपका RF खान का मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट हुआ, उसके बाद लिक्विडिटी प्रेफरेंस की थ्योरी 1936 हुई। तो आपको ये ऐसे अरेंज कर देने हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे ऐसे सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एज पर द ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट फ्रॉम ओल्डेस्ट, कि ये वाली इनकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई। अगर बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO जो है ये जनवरी 1995 में बना था, ठीक है, 1995 में बना था। अगर हम बात करें UNCTAD, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना ट्रेड और डेवलपमेंट को लेकर, ये 1964 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक की जो वर्ल्ड बैंक बना था 1944 में बना था। और WIPO जिसको हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती है उसको लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1967 में, ठीक है। तो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट ये मैंने आपको बता दिए। आपको अरेंज करना है कि सबसे पुरानी कौन सी है फिर नई अब कौन सी है, उस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा आज यहाँ पर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है असेशन रीजन का। ये वाला क्वेश्चन में बोला गया अ फॉर्म ऑफ मार्केट फेलियर रिजल्ट व्हेन प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज आर सोल्ड एट अ सिंगल प्राइस। इस स्टेटमेंट में बोला गया है कि मार्केट के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज के प्रोडक्ट है। मान लो एक हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है और एक लो क्वालिटी का प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों ही प्रोडक्ट को सेम प्राइस पर बेचा अगर जाएगा तो मार्केट फेलियर आएगा। ये बात सही है। मान लो आपके पास एक वॉच है, ठीक है, हाई क्वालिटी की वॉच आती है 10,000 की, और अगर उसकी कॉपी खरीदने जाओ तो वो आपकी 100 में मिल जाएगी। अब क्या है, उसकी क्वालिटी में फ़र्क है। वॉच तो ये भी है हाई क्वालिटी वाली, लो वाली भी, लेकिन उसकी क्वालिटी में फ़र्क है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वालिटी अलग अलग होते हुए भी सेम प्राइस, एक ही प्राइस अगर लिया जाएगा तो मार्केट तो फेल हो जाएगी, क्योंकि मार्केट जो है कब यहाँ पर क्या हो रहा है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से कोई भी पर्सन जो है उसके लिए जो है ज़्यादा पे करने के लिए तैयार नहीं है। एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम है जो कि मार्केट फेलियर का एक कारण है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मार्केट फेल हो जाएगी अगर आप
जो प्रोडक्ट में डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ है सेम ही प्राइस पर उसको बेचोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही बोली गई है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, बायर एंड सेलर पोज डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन। ये बात सही होती है कि मार्केट फेलियर में आपने देखा मार्केट इसलिए फेल होती है कि बायर के पास प्रोडक्ट को लेकर अलग इन्फॉर्मेशन है, सेलर बेचने वाला है उसके पास प्रोडक्ट को लेकर अलग इन्फॉर्मेशन है। तो यही एक रीज़न बनता है कि उनके पास क्या होती है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, मार्केट फेल हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का रीज़न भी है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 87 क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि व्हेन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इटसेल्फ डिटरमाइंड, जब कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कितना निवेश किया जाएगा, उसका लेवल अपने आप डिसाइड हो जाता है सिस्टम के अंदर। और इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, उस सिचुएशन में आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कितनी इफेक्टिव है, वो इस बात पे डिपेंड करती है। वो कहता है कि एनहांस बाय, आप उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हो बाय इलास्टिक इन्वेस्टमेंट एंड इलास्टिक इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज़रा सा चेंज होता है, आप बहुत ज़्यादा चेंज किस में कर देते हो, इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हो। ठीक है, इतना बात आपको समझ आया। और क्या बोल रहा है, इन इलास्टिक लिक्विडिटी प्रेफरेंस शेड्यूल। इन इलास्टिक लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब है कि आप जो है अपने पास कैश के रूप में जो पैसा रखना चाहते हो वो कहीं ना कहीं उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, इन इलास्टिक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में निवेश का स्तर अपने आप डिसाइड होता है, अपने आप ही डिसाइड किया जाता है, और वहाँ पर आपको मॉनेटरी पॉलिसी को इफेक्टिव बनाना है। तो उस सिचुएशन में ये बोला गया है कि आपका जो निवेश निर्णय है वो इन्वेस्टमेंट की इलास्टिसिटी पर डिपेंड होना चाहिए और आपकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस, अपने पास कैश रखने की जो इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिक होनी चाहिए। तभी आप जो रिजल्ट चाहते हो वो तभी आप होल्ड कर सकते हो, मतलब तभी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब आप एक एक पार्ट को इसको तोड़ोगे और जब इससे डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी तभी इफेक्टिव होगी जब आपका इन्वेस्टमेंट का डायग्राम क्या होगा, इंटरेस्ट इलास्टिक होगा, और आप लिक्विडिटी जो है कितनी प्रेफरेंस करोगे, कम से कम लिक्विडिटी अपने पास रखने के लिए प्रेफरेंस रखोगे, तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट बोली गई है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है मॉनेटरी पॉलिसी बाय अकोमोडेटिंग फिजिकल पॉलिसी मे फोर सेल द क्राउडिंग आउट इफेक्ट। यहाँ पर ये बोला गया है कि राजकोषीय जो आपकी नीति है उसको अगर आपने ध्यान में रखा, फिजिकल पॉलिसी को ध्यान में रखकर अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हो तो क्या जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट इकोनॉमी फेस करती है उसको ठीक किया जा सकता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है कि जब गवर्नमेंट क्या करती है, ज़्यादा खर्च कर देती है ना, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर देती है, खर्च ज़्यादा कर देती है, तो उस सिचुएशन में प्राइवेट सेक्टर जो है बाहर निकलने लग जाता है इकोनॉमी से। तो इस वाली सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है अगर मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी किसको ध्यान में रखकर, फिजिकल पॉलिसी को ध्यान में रखकर अगर मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट से आप निवारण कर सकते हो। तो ये बात भी बिल्कुल सही बोली गई है। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला गया है कैपिटल डीपनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच capital grow at a faster rate than labor and capital labor ratio increase। कैपिटल डीपनिंग का मतलब यहाँ पर ये बताया हुआ है कि आपकी जो कैपिटल है, आप प्रोडक्शन करने में कैपिटल और लेबर दो का ज़्यादा यूज़ करते हो, लेकिन अगर आपकी टेक्निक कैपिटल डीपनिंग है तब आपका कैपिटल जो ग्रो कर रहा है वो फास्टर रेट से ग्रो करेगा लेबर के कंपैरिजन में। ये बात सही है। और आपका जो लेबर कैपिटल रेशो है वो क्या करेगा, लेबर कैपिटल रेशो आपका क्या करेगा, जो है वो राइज करेगा। ये बात बिल्कुल सही बोली गई है क्योंकि कैपिटल डीपनिंग की यही डेफिनेशन होती है। अगली स्टेटमेंट पढ़िए, द ग्रोथ ऑफ आउटपुट पर वर्कर इज अ रिजल्ट ऑफ टेक्निकल चेंज एंड विच डिक्रीज आउटपुट पर वर्कर गिवन कैपिटल रेशो। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बोली गई बात है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। यहाँ पर बोला है कि कैपिटल डीपनिंग टेक्निक आपने लगा ली
उसके बाद जो ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, लेबर की वजह से हो रही है। एंड टेक्निकल चेंज ऐसा हो रहा है कि वो आउटपुट पर वर्कर घटा रहा है, तो ये वाली बात बिल्कुल यहाँ पर रॉन्ग, उल्टी बोली गई है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि आपने जब कहा कैपिटल डीपनिंग टेक्निक आप यूज़ कर रहे हो तो आपका जो आउटपुट ग्रोथ है वो किसका रिजल्ट होनी चाहिए, वो कैपिटल का रिजल्ट होनी चाहिए, ना कि लेबर का। तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगी और ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। तो हम ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कंट्री ऑलवेज वांट टू हैव फॉरेन मार्केट फॉर ओपन फॉर देयर एक्सपोर्टर। आधे आधे स्टेटमेंट को पढ़िए तभी आपको बात समझ आएगी। क्वेश्चन में बोला है कंट्री हमेशा ये चाहती है कि उनके लिए जो फॉरेन मार्केट है, विदेशी जो बाजार है वो खुला रहे ताकि उनके एक्सपोर्टर बेच सके। ये बात बिल्कुल सही है। मान लो इंडिया ही है, इंडिया हमेशा चाहेगा ना कि यूएसए, चाइना, जितनी भी बाहर की जो विदेशी जो देश बचे हमारे देश को छोड़कर, कि सब अपनी कंट्री को ओपन रखे ताकि हमारे इंडिया के एक्सपोर्टर डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, बट इफ़ अ कंट्री लिमिट एक्सेस टू इट्स ओन मार्केट, अगर इंडिया क्या करती है अपनी मार्केट को तो लिमिटेड कर देती है। लिमिटेड करने का मतलब है उन पर रोक लगा देती है। मान लो हमने यूएस वालों पर रोक लगा दी कि आप ना एक लिमिट तक ही हमारे कंट्री में प्रोडक्ट को बेच सकते हो। तो यही क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर एक कंट्री लिमिट लगा देती है अपनी ओन मार्केट पर तो फॉरेन कंट्री में टेक एक्शन टू लिमिट एक्सेस टू देयर ओन मार्केट। तो यहाँ क्वेश्चन में ये कह रहे हैं तो फॉरेन कंट्री भी ऐसा कर सकती है। मान लो आपने यूएस वालों को कहा कि आप एक लिमिट तक ही प्रोडक्ट को इंडिया में बेच सकते हो, तो ये वाली कार्रवाई यूएस वाले भी कर सकते हैं। यूएस वाले भी कह सकते हैं इंडिया वालों को कि आप एक लिमिटेड क्वांटिटी ही जो है हमारे देश के अंदर सेल कर सकते हो। तो आपने देखा, मैंने जब आपको फर्स्ट स्टेटमेंट समझाई, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और हर एक को थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की, तो हमें समझ आया कि फर्स्ट स्टेटमेंट में बोली गई बात बिल्कुल सही है। अब आप देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें क्या बोला गया है, ट्रेड एग्रीमेंट कैन हेल्प लोअर जो बैरियर्स टू इंटरनेशनल कॉमर्स। कि जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, मान लो ए कंट्री और बी कंट्री के बीच में ट्रेड डिफरेंट एग्रीमेंट्स हुए, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर आपकी मदद करते हैं, ये बात सही है। बट कंट्री स्टिल हैव टू बिलीव दैट अदर कंट्री आर प्लेइंग फेयर। लेकिन कंट्री को साथ साथ ये विश्वास भी करना पड़ेगा जो दूसरी कंट्री है, मान लो 2 कंट्रीज में क्या हुआ, एग्रीमेंट हुआ, तो दोनों ही कंट्रीज को आपस में ये विश्वास करना पड़ेगा कि ये दोनों ही कंट्री एग्रीमेंट के तहत जो है वो काम कर रही हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही हो जाती है। तो आपने देखा सेकंड स्टेटमेंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसके बाद उसको समझा, तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें आईएएस, यहाँ पर भी हमारा असेशन रीजन का क्वेश्चन है। बोला गया है आईएएस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप। आईएएस कर्व देखो इसमें भी हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। जब असेशन रीजन का स्टेटमेंट बहुत बड़ा हो तो आप उसको समझने के लिए पहले उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो देखिए फर्स्ट मैंने कितना पार्ट डिवाइड किया कि आईएएस कर्व नेगेटिवली स्लोप होता है, ये बात हमेशा हमें पता है। आईएएस कर्व क्या होता है, नेगेटिवली स्लोप होता है। और उन्होंने रीज़न दिया है इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो प्लान इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग एंड देयरफॉर रिड्यूस द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो कहीं ना कहीं अगर इंटरेस्ट रेट जो है रिड्यूस, बिकॉज ठीक है, इन्होंने कहा आईएएस कर्व नेगेटिवली स्लोप है, तो इन्होंने रीज़न दिया, उसका रीज़न है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होती है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होती है, इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आई। उसके बाद देखिए इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग अगर आप कम करोगे तो आपके जो इनकम का जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका राइट है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट में बोला है स्मॉलर द मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर की वैल्यू जितनी कम होगी इसका मतलब है लेस सेंसिटिव इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। कि इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग मतलब कि निवेश में जो खर्च है उसका इंटरेस्ट रेट पर जो प्रभाव है वो कम पड़ रहा है। मतलब आपका जो निवेश है, आप कितना निवेश करोगे, ये आपकी इंटरेस्ट रेट पर बहुत कम निर्भर कर रहा है। ठीक है, आपके इंटरेस्ट, जैसे कि मैं ये कहूँ
कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है लेकिन आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा चेंज कर रहे हो, तो इस वाली सिचुएशन को बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो होता है लेस सेंसिटिव टू, इन्वेस्टमेंट इज लेस सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट, ठीक है। एंड स्टीपर द आईएस कर्व, उस सिचुएशन में आपका आईएस कर्व कैसा होगा, स्टीप होगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी सही है कि अगर हमारे मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हुई तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग है या आईएस कर्व जो है लेस स्टीप बनेगा। लेस स्टीप का मतलब होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट में बहुत ज़्यादा चेंज होगा लेकिन आप जब इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत कम चेंज करोगे। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया है। अगर आपको किसी असेशन रीजन के क्वेश्चन में कुछ डिफ़िकल्टी लगती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और आई होप सो आपको पूरा क्वेश्चन पेपर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।